हेलो वेलकम ऑल टू डॉक्टर जेपीएससी। और हम लोग पढ़ रहे थे सीएनटी एक्ट। तो आज हम लोगों का क्लास 4 होगा। तो चलिए शुरू करते हैं, देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोगों को पढ़ना था चैप्टर 1। तो चैप्टर 1 में हम लोग देख रहे थे कि इसमें होता है शॉर्ट टाइटल एंड एक्सटेंड हो जाता है, जिसमें सेक्शंस 1 से लेकर 3 तक आता है। चैप्टर 2 की बात करें तो चैप्टर 2 में आता है क्लासेस ऑफ टीनेंट्स। इसमें सेक्शन 4 से लेकर 8 तक आता है। चैप्टर 3 की बात करें तो इसमें आता है लैंड होल्डर्स, यानी कि 9 से 15 तक। तो चैप्टर को अगर 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 आएगा, 2 का स्क्वायर करेंगे तो 4 आएगा, 3 का स्क्वायर करेंगे तो 9 आएगा। ठीक उसी तरीके से चैप्टर 4 में आता है ऑक्यूपेंसी रैयत्स। इसमें सेक्शन आता है 16 से 36। 4 को स्क्वायर करेंगे तो 16 आता है। और हमारा 2 सेक्शन है, 2 चैप्टर है, वो एक्सेप्शन मानते हैं हम लोग, एक चैप्टर 5 एक चैप्टर 7। तो चैप्टर 5 में हो जाता है खूट कट्टीदारी राइट्स ऑफ रैयत कहलाता है, जिसमें एक ही सेक्शन आता है जो कि 37। और चैप्टर 7 में भी एक ही चैप्टर आता सेक्शन आता है जो कि हो जाता है 43 नंबर। तो चैप्टर 6 में हो जाता है नॉन ऑक्यूपेंसी रैयत्स 38 से लेकर 42 तक। और चैप्टर 7 में आता है लैंड्स एग्जेम्प्टेड फ्रॉम चैप्टर्स 4 एंड 6। इसमें क्या है, चैप्टर 4 और 6 इसमें एग्जेम्प्ट, यानी कि इससे छूट रहेगा, इसमें छूट प्राप्त होगा। तो अगर हिंदी वर्जन हम लोग देखें तो अध्याय 1 यानी कि संक्षिप्त नाम तथा प्रसार से आ जाता है। धाराएं होती है 1 से लेकर 3 तक। उसके बाद आता है अध्याय 2। अध्याय 2 में आ जाता है काश्तकारों का वर्ग आ जाता है। अध्याय 2 यानी हो जाता है काश्तकारों का वर्ग, इसमें होता है 4 से लेकर 8 तक। अध्याय 3 में आता है भूधारक। अध्याय 4 में अधिभोगी रैयत। अध्याय 5 में खूट कट्टी अधिकार प्राप्त रैयत हो जाता है। और अध्याय 6 में आता अनाधिभोगी रैयत। अध्याय 7 में अध्याय 4 तथा 6 से छूट प्राप्त भूमियों को हम लोग पढ़ते हैं, जो कि धारा 43 इसमें आता है। तो चलिए 1 बाय 1 हम लोग देखना चालू करते हैं। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं अध्याय 4। अध्याय 4 कहलाता है रैयत, यानी कि चैप्टर 4 में रैयत के बारे में कहा गया है। चैप्टर 4 में होता है 16 से लेकर 36 तक। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसकी कुछ मुख्य बातें होंगी। तो अगर किसी रैयत यानी किसान को किसी रिवाज, परंपरा या कानून के अनुसार जमीन पर पहले से ही अधिभोगिकार हो, क्या है अधिभोगी अधिकार हो, यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट मिला हुआ है, तो भले ही उसने 12 साल तक उस ज़मीन पर खेती ना की हो या ज़मीन का उपयोग ना किया हो, उसका अधिकार ख़त्म नहीं होता। तो अधिभोगाधिकार यानी कि ऑक्यूपेंसी राइट, उसमें रहने का अधिकार हो, रिवाज से मिला हो, चाहे तो परंपरा चलते आ रहा हो या कानून के अनुसार मिला हो। तो यहाँ बात याद रखनी कि 12 साल तक अगर उस ज़मीन पर खेती ना किया हो या ज़मीन का उपयोग भी ना किया हो तो भी उसका अधिकार ख़त्म नहीं होगा। ये किस में लिखा हुआ है, धारा 16 में। अगर किसी किसान के पास पहले से ज़मीन का वैध अधिकार है और 12 साल तक वह खेती ना करे, खेती ना किया हो, फिर भी उसका अधिकार बना रहेगा, ख़त्म नहीं होता। तो ये हम लोग पढ़ते हैं। धारा 17 यानी कि बंदोबस्त रैयत की परिभाषा देखते हैं। सेटल्ड रैयत का हम लोग डेफिनेशन पढ़ते हैं, यानी कि बंदोबस्त रैयत कहलाता है। तो बंदोबस्त रैयत का मतलब क्या होता है? बंदोबस्त रैयत वैसे रैयत होते हैं, वह रैयत जिसे सरकारी रिकॉर्ड में स्थायी रूप से उस गांव का किसान माना जाता है। बंदोबस्त रैयत यानी कि सेटल्ड रैयत यानी वह रैयत जिसे सरकारी रिकॉर्ड में परमानेंटली उस गांव का किसान माना जाता है, कि हाँ उस गांव का किसान है, ये सरकारी रिकॉर्ड में लिखा हुआ, उसको हम लोग बोलते हैं बंदोबस्त रैयत। तो इसके 3 मुख्य बिंदु हो सकता है। पहला देखेंगे कि अगर कोई व्यक्ति किसी गाँव में किसी ज़मीन को रैयत या पट्टेदार के रूप में कम से कम 12 साल तक धारित करता है, कितना 12 साल तक, तो उससे उस गांव का बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। ठीक है, उसके पास ज़मीन को रैयत या पट्टेदार के रूप में पट्टा उसके पास और 12 साल तक धारित कर लेता है, तो उस गांव का बंदोबस्त रैयत उसे माना जाएगा। दूसरा पॉइंट देखेंगे हम लोग। तो अगर कोई व्यक्ति रैयत के रूप में, यानी किसान रैयत के रूप में ज़मीन रखता है, तो रैयत की अवधि ख़त्म होने के 3 साल बाद तक वह बंदोबस्त रैयत माना जाएगा।
तो मान लेते इसका रैयत का अवधि ख़त्म हो गया, आज ख़त्म हो गया, 2025 में ख़त्म हो गया, तो इसके 3 साल बाद तक यानी 2028 तक इसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। तीसरा पॉइंट, अगर कोई रैयत अपनी ज़मीन पर से कब्जा छोड़ देता है, यानी कोई किसान था अपनी ज़मीन से कब्जा छोड़ देता है, तो उसे खाली करवा लिया जाता है। देखिए क्या है कि अगर कोई रैयत अपनी ज़मीन पर से कब्जा छोड़ देता है या उससे खाली करवा दे और बाद में धारा 71 के तहत फिर से कब्जा लेता है, तो भले ही 3 साल से ज़्यादा समय तक ज़मीन खाली रही हो, फिर भी उसे बंदोबस्त रैयत माना जाएगा। तो ये एक रैयत का ज़मीन था, चाहे तो वो छोड़ दिया, चाहे उसे ज़बरदस्ती खाली करवा लिया गया, तो बाद में होता है क्या, धारा 71 लगेगा के तहत फिर से कब्जा पे ले लेता है, फिर से कब्जा में लेगा, तो भले ही 3 साल से ज़्यादा, अब देखिए 3 साल से ज़्यादा ही क्यों ना वो ज़मीन खाली रही हो, फिर भी बंदोबस्त रैयत वही माना जाएगा। तो ये कहना था इसका। उसके बाद आते हम लोग क्या पढ़े, 16 पढ़े, 17 पढ़े, अब डायरेक्ट हम लोग क्या पढ़ेंगे, 22 नंबर, धारा 22। तो धारा 22 कहता है रैयत की बेदखली यानी एविक्शन ऑफ रैयत, रैयत की बेदखली के बारे में पढ़ेंगे। तो अगर कोई अधिभोगी रैयत जिसके पास भूमि पर कब्जे का अधिकार हो, अधिभोगी रैयत यानी कि ऑक्यूपेंसी रैयत जिसके पास भूमि पर कब्जे का अधिकार हो, तो अपनी ज़मीन पर धारा 21 या 21 का भी होता है, 21 या 21 का के अनुसार और संविदा यानी कि कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करते हुए खेती कर रहा है, ठीक है, तो भूमि मालिक यानी कि लैंड ओनर उसे बिना किसी विशेष कारण के बेदखल नहीं कर सकता। तो इसका मतलब क्या हुआ, कोई ऑक्यूपेंसी रैयत है, अधिभोगी रैयत है जिसके पास भूमि पर कब्जे का अधिकार है, सबसे पहली बात, और अपनी ज़मीन पर धारा 21 या 21 का के अनुसार कॉन्ट्रैक्ट की शर्तों का पालन करते हुए खेती कर रहा है, कॉन्ट्रैक्ट में लिया हुआ है, तो भूमि का जो मालिक है उसे बिना कोई भी विशेष कारण के बेदखल नहीं कर सकता है। अगर इसको हम लोग आसान भाषा में समझे तो यदि रैयत सही तरीके से खेती कर रहा है और नियमों का पालन भी कर रहा है, तो उसे ज़बरदस्ती जो है ज़मीन से हटाया नहीं जा सकता। तो सेक्शन 22 में सेक्शन 21 और सेक्शन 21 का ए के तहत हम लोग कॉन्ट्रैक्ट कर रहा था, कौन, रैयत, तो लैंड ओनर उसे बिना किसी स्पेशल रीजन से हटा नहीं सकता। उसके बाद हम लोग आते हैं धारा नंबर 24। धारा 24 कहलाता है लगान भुगतान की बाध्यता यानी कि ऑब्लिगेशन टू पे रेंट। अगर रेंट पेमेंट में कोई भी ऑब्लिगेशन आता है उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। लगान भुगतान की बाध्यता, अधिभोगी रैयत को अपनी ज़मीन के लिए एक उचित और समान यानी कि फेयर एंड इक्वल दर पर लगान देना होगा। तो एक ऑक्यूपेंसी रैयत है जिसको बोलते हैं अधिभोगी रैयत को उसकी ज़मीन के लिए एक उचित और समान दर देना पड़ेगा। ठीक, किसको देगा, लैंड ओनर को देगा। तो यही कह रहा है इसमें, तो रैयत को अपनी ज़मीन का किराया तयशुदा और न्याय संगत दर पर देना जरूरी है। तो रेंट के बारे में किसमें कहा जा रहा है, धारा 24 में कहा जा रहा है। धारा 27 की बात करें तो जोत का लगान बढ़ाने की प्रक्रिया है, प्रोसीजर फॉर इनहेंसिंग रेंट। तो पहला स्थिति अगर हम लोग देखें, अगर किसी क्षेत्र में अभी तक अधिकार अभिलेख है, अगर किसी क्षेत्र में अभी तक अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स डायरी मेंटेन जो करता है तैयार या प्रकाशित नहीं हुआ, तो उपायुक्त यानी कि डीसी ही धारा 29 के तहत आदेश देकर लगान बढ़ा सकता है। ठीक है। दूसरा मुख्य स्थिति क्या होगा, अगर अधिकार अभिलेख यानी कि रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार या प्रकाशित हो चुका है तो लगान इन दो परिस्थितियों में बढ़ सकता है। पहला देखिए, पहला मुख्य क्या था कि अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार नहीं हुआ है तो लगान कौन बढ़ाएगा, डीसी धारा 29 के तहत लगान बढ़ा देगा। दूसरा, अगर रिकॉर्ड ऑफ राइट्स तैयार हो चुका है तो इसमें भी दो स्थिति होगी। पहला, विशेष दशाओं में यानी कि स्पेशल केस होगा। तो विशेष दशाओं में क्या होगा, धारा 62, 94 और 99 आता है। इसके तहत उपायुक्त यानी कि डीसी आदेश देगा धारा 29 के तहत, ठीक है, और बढ़ा देगा। दूसरा, अन्य सामान्य दशाओं में
यानी कि अगर जनरल केस में हम लोग देखें तो राजस्व अधिकारी यानी कि रेवेन्यू ऑफिसर आदेश देगा धारा 12 के तहत। तो जो डीसी आदेश देता है वो 62, 94, 99 के तहत, और रेवेन्यू ऑफिसर जो आदेश देगा वो धारा 12 के तहत देगा। रैयत का लगान तभी बढ़ेगा जब डीसी या राजस्व अधिकारी कानून के तहत आदेश देगा। लगान बढ़ाने की प्रक्रिया कानून से ही तय होती है। तो 27 में क्या है कि प्रोसीजर फॉर इनहेंसिंग रेंट है, जोत का लगान बढ़ाने की प्रक्रिया है। इसमें 2 लोगों का अहम रोल है, पहला कि डीसी, दूसरा रेवेन्यू ऑफिसर का। डीसी 62, 94 और 99 के तहत बढ़ाएगा, मगर रेवेन्यू ऑफिसर 12 के तहत बढ़ाएगा। उसके बाद हम लोग आते हैं धारा नंबर 33 का, जिसमें लिखा हुआ रैयत के जोत के लगान में कमी, यानी कि रिडक्शन इन रेंट ऑफ रैयत होल्डिंग। तो रेंट को घटाने की बात कर रही है। तो यह धारा बताती है कि किन किन परिस्थितियों में रैयत यानी किसान या जोत रखने वाला व्यक्ति, एकदम याद रखना है कि रैयत जब भी बोले चाहे तो किसान होगा या जोत रखने वाला व्यक्ति होगा, कि खेत की ज़मीन पर लगान वाला में लगने वाला जो लगान होगा, रेंट होगा, कम किया जा सकता है। तो ये 33 का काम में लिखा हुआ रेंट कम होगा। तो कब कब लगान कम किया जा सकता है ये हम लोग देखेंगे। पहला पॉइंट हो जाएगा, अगर पहले लगान बढ़ा दिया गया था, यानी कि 1911 से लेकर 1936 के बीच में अगर लगान बढ़ाया जा चुका है तो उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो अगर किसी रैयत का लगान धारा 29 के तहत 1 जनवरी 1911 से लेकर 31 दिसंबर 1936 के बीच किसी समय बढ़ा दिया गया हो तो उपायुक्त यानी कि डीसी उसे फिर से कम कर सकता है। तो 1911 से लेकर 36 तक अगर कोई बढ़ा दिया है लगान तो डीसी उसे कम करेगा। दूसरा पॉइंट कहता है, अगर खेत की मिट्टी ख़राब हो गई हो, उसके बारे में, अगर किसी कारण जैसे कि बाढ़ आ गया हो या सूखा पड़ गया, कटाव हो गया हो, इससे ज़मीन स्थायी या अस्थायी रूप से ख़राब हो गई हो, तो उस खेत के लगान को कम किया जा सकता है। तो 2 ही कंडीशन है। पहला कंडीशन 1911 से लेकर अगर 36 तक बढ़ा हुआ है तो डीसी तो भाई कम कर देगा। दूसरा पॉइंट, अगर मिट्टी ख़राब हो गया, जो सॉइल है वो ख़राब हो गया, डिग्रेड हो गया, डैमेज हो गया, तो भी रेंट जो है कम किया जा सकता है। 2 कंडीशन हो गया। तीसरा, अगर किसान सिंचाई का प्रबंध नहीं कर पा रहा है, तो अगर किसान सिंचाई का प्रबंध नहीं कर पा रहा, कि सिंचाई का जुगाड़ नहीं हो पा रहा, अगर खेत में पानी देने यानी कि सिंचाई का कोई इंतज़ाम किसान नहीं कर सका, तो उस स्थिति में लगान कम हो सकता। अब जब सिंचाई नहीं होगा, पानी नहीं आएगा, तो खेती कहाँ से होगा, तो लगान कहाँ से देगा। तो इसी वजह से लगान को कम किया जा सकता है। चौथा पॉइंट, अगर फसलों में के दाम गिर गए हैं, अगर फसलों के दाम गिर गए हैं तो जब लगान की दर तय की गई थी, मान लीजिए, तो उस समय की तुलना में अगर मुख्य अनाज जैसे चावल, गेहूं आदि के स्थानीय बाजार भाव घट गए हैं तो लगान घटाया जा सकता है। 5वां पॉइंट, अगर रैयत के पास अब कम ज़मीन है, तो फसल भी कम कर पाएगा। तो अगर पहले रैयत ने जितनी ज़मीन के लिए लगान दिया था, अब उसके पास कम ज़मीन बची है, तो उस हिसाब से लगान में कम किया जाएगा, लगान कम किया जाएगा। 5 पॉइंट पढ़े हम लोग। अब हम लोग आते हैं अध्याय 5। ये जो अध्याय 5 है ये हमारा स्पेशल वाला है। तो अध्याय 5 में होता है खोट कट्टी अधिकार प्राप्त, यानी कि रैयत्स हैविंग खोट कट्टीकार राइट्स, रैयत्स हैविंग खोट कट्टी राइट्स। ठीक है, ये होता है चैप्टर 5। तो चैप्टर 5 में मात्र एक धारा आता है जिसे बोलते हैं 37 में भी यही होता है, खोटकट्टी अधिकार प्राप्त रैयत विद खोटकट्टी राइट्स। तो इसमें क्या होता है कि इस धारा में बताया गया है कि खोटकट्टी रैयत, ऐसे रैयत जिनके पास परंपरागत, के खोटकट्टी जो होता है उसके पास परंपरागत वंशानुगत ज़मीन पर खेती करने का अधिकार होता है, मतलब पहले से आए हुए थे खोटकट्टी लोग। तो ये होता है, पर कौन कौन से नियम लागू होंगे, तो इस धारे में बताया गया है कि खोटकट्टी रैयत जो है उस पर कौन कौन से नियम लागू होंगे और उनके लगान यानी रेंट से जुड़े विशेष प्रावधान क्या है। तो ध्यान रखने वाली बात यह है कि जो धारा 24 होगा, धारा 24 से लेकर 36 तक पूरी तरह से लगान और उससे जुड़े नियमों के बारे में होगा। तो हम लोग जो पढ़े हैं चैप्टर नंबर 4 में पढ़े 16 से लेकर 36 तक। तो 16 से लेकर 36 पढ़े, जिसमें से 24 से लेकर 36 तक तो सिर्फ रेंट के बारे में पढ़ेंगे।
ये जो भी क्वेश्चंस आएगा वो रेंट से ही रिलेटेड होगा यहाँ से। अब हम लोग इसकी मुख्य बातें को पढ़ेंगे। जैसे कि पहला पॉइंट होगा खुटकट्टी रैयत पर सभी खुटकट्टी रैयतों पर भी सामान्य रैयतों वाले कानून लागू होंगे। तो जैसे खुटकट्टी रैयत है उसमें सामान्य रैयत वाले कानून लागू होंगे। जो नियम इस अधिनियम यानी CNT एक्ट में सामान्य रैयतों यानी कि ऑक्यूपेंसी रैयत के लिए बनाए गए हैं, वही नियम खुटकट्टी रैयत पर भी लागू होगा। तो CNT में जो ऑक्यूपेंसी रैयट्स नॉर्मल रैयट्स में लागू हो रहे हैं वही खुटकट्टी रैयत पर भी लागू होगा। दूसरा पॉइंट, 20 साल से पहले की खेती हो तो लगान नहीं बढ़ेगा। तो अगर क्या बोल रहा है, 20 साल से पहले की खेती हो तो लगान नहीं बढ़ेगा। अगर खुटकट्टी रैयत ने उस ज़मीन पर इस कानून के लागू होने से, ठीक है, अगर खुटकट्टी रैयत है उसके पास ज़मीन है तो इस कानून के लागू होने से 20 साल पहले खेती कर रखी है, मान लीजिए 2025 में लागू हुआ और वो 2005 से पहले ही खेती कर चुका है, तो उसका लगान नहीं बढ़ाया जाएगा। तीसरा पॉइंट, लगान बढ़ाने का आदेश भी सीमित होगा। कैसे? अगर किसी कारण से खुटकट्टी रैयत का लगान बढ़ाने का आदेश पास हो गया हो कि लगान बढ़ाया जाएगा, तब भी उसका नया लगान उसी गांव में मौजूद समान तरह की ज़मीन पे समान रैयत के लगान के आधे से अधिक नहीं होगा। ठीक है, अब यहाँ नोट रखने वाली क्या बात है कि खुटकट्टी रैयतों को उनके वंशानुगत और पारंपरिक अधिकारों की सुरक्षा दी गई है। इसके लिए उनके लगान को न्याय संगत और सीमित रखा गया है। क्या है? रीजनेबल और लिमिटेड रखा गया खुटकट्टी राइट्स के। यहाँ क्या बोल, जो नया रेंट होगा वो कैनोट एक्सीड हाफ रेंट ऑफ द अदर रैयत। जो अदर रैयत अगर 100 रुपया दे रहा है तो इसका हाफ रेंट कितना होगा? 50 से ज़्यादा नहीं हो सकता। तो यही कह रहा है। तो आज हम लोग यहीं तक रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।